आज हम लोग कक्षा 10 के जीव विज्ञान विषय से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में देखेंगे और कॉपी पर नोट करते चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई जीवों की सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। कौन से जीव ऐसे हैं जो अलैंगिक विधि से क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो केला, क्या कूता, तो कूता में लैंगिक जनन होता है, केला में अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट में भी क्या अलैंगिक जनन छांटना है, ध्यान से देखेंगे। इसमें यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है। कुत्ता में केवल क्या लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, केला में अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। इसी प्रकार प्रश्न ए का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, पहले का बी, पहला और तीसरा चौथा। तो इसमें पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि केला में, यीस्ट में और अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। क्या पुंकेसर और परागकोश होता है, क्या तंतु और वर्तिकाग्र होता है, क्या परागकोश और अंडाशय होता है, पुंकेसर और वर्तिकाग्र होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पुष्प में नर और मादा युग्मक परागकोश और अंडाशय होता है, परागकोश और अंडाशय, इसलिए दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या दिया है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है परागकण, उसके बाद क्या दिया है, निषेचन, नवोद्भिद और भ्रूण। अगला दिया है बी नंबर, नवोद्भिद, भ्रूण, निषेचन, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, परागकण होता है, परागकण के द्वारा निषेचन, निषेचन के द्वारा भ्रूण और नवोद्भिद। तो इसमें देखेंगे कि तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसलिए तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। तो पहला लाइन के बारे में देखा जाए तो पहला लाइन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, सही बात है, ये इसमें युग्मक शामिल नहीं होता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन से पहले होता है, ये गलत है। ठीक है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत है। तो ध्यान से देखेंगे, चौथा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का ए सही हो जाएगा, जिसमें पहला लाइन और दूसरा लाइन क्या है, सही है। तो पहला लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या होगा, सत्य होगा। आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा नंबर, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसके विद्यमान होते हैं। क्या कोशिका द्रव्य का होता है, क्या राइबोसोम या गाल्जी का या जीन होता है। तो जनकों की संतति के लक्षण को वहन कराने वाला क्या होता है, जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। और पैतृक लक्षण को निर्धारित करने वाला, सॉरी ये जीन होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ ना होना चाहिए, जीन होगा। ठीक है, जीन जो होता है ना, पैतृक लक्षणों का वहन कराता है, और ये निर्धारित कौन करता है, डीएनए। कौन करता है, डीएनए निर्धारित करता है, पैतृक लक्षणों को डीएनए निर्धारित करता है, इसलिए पांचवे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं। केवल जनकों से समानताएं प्रदर्शित करते हैं, केवल जनकों से समानताएं प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन, केवल जनकों की सुविधाएं, विविधताएं। अगला है, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों प्रदर्शित करते हैं, न समानताएं और न ही विविधताएं प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें देखेंगे, छवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, छवें का सी सही हो जाएगा। जनकों के साथ उनकी समानताएं और विविधताएं दोनों प्रदर्शित करते हैं। अगला देखेंगे, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीबा, एस्पाइरोगाइरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है। अमीबा, एस्पाइरोगाइरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है।
क्या ये अलैंगिक के रूप में जनन करते हैं? ये अलैंगिक के रूप में जनन करते हैं। क्या ये सभी एकोशिक होते हैं? वे केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं। ये सभी बहुकोशिक होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सातवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमीबा होता है, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट होता है, ये सब अलैंगिक जनन करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। पहला ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी क्या दिया है कि एक कोशिका का दो कोशिकाओं से विभाजित होने के पर, एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने पर पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं का बनना। इसमें देखेंगे आठवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसका अलैंगिक जनन होता है स्पाइरोगाइरा का। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया है? 9वां नंबर, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या मुकुलन कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है मुकुलन। ऑप्शन बी क्या दिया है? ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन पहला ए मुकुलन, न्यूनकारी विभाजन, द्विविभाजन, बहुविभाजन। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा ये बहुविभाजन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जनन होता है, बहुविभाजन। ठीक है। अगला 10वां नंबर देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है? पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और नवोद्भिद। युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, नवोद्भिद। नवोद्भिद, भ्रूण, युग्मनज, युग्मक, युग्मक, भ्रूण, युग्मनज और नवोद्भिद। तो 10वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युग्मनज, युग्मक पहले बनता है, तब युग्मनज, तब भ्रूण तथा नवोद्भिद बाद में प्राप्त होता है। आगे देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? युग्मनज के ऑप्शन ए दिया है युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का आधा हो जाना। तो 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर जीवाणु धानियां लगी होती है? तो इसमें देखेंगे 12 का ऑप्शन ए दिया है तंतु, हाइफे, राइजाइट, मूल जड़। तो इसमें देखेंगे कि 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइफे होता है। क्या होता है? हाइफे। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचना को हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे। अगला है कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तना, जड़ें और पुष्प से बनते हैं। ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी में तना, जड़ें और पत्तियों के द्वारा बनते हैं। क्या तना, पुष्प और फल के द्वारा बनते हैं? तना, पत्तियों और पुष्प के द्वारा बनते हैं। इसमें 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? तना, जड़ें और पत्तियों के द्वारा बनते हैं कायिक प्रवर्धन की क्रिया। उसके बाद देखेंगे अगला, डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? बड़ी संख्या में जीवाणु का होना, डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता, नलिकाकार शाखिल हाइफो की मौजूदगी, गोलाकार जीवाणुओं का निर्माण। इसमें देखेंगे कि 4 लाइन दिया है और इन चारों लाइन में जो सही लाइन है उसी की पहचान करनी है। तो इसमें देखेंगे कि पहला लाइन बड़ी संख्या में, पहला लाइन ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा लाइन सही हो जाएगा, डबल रोटी में नमी और पोषक तत्वों की उपलब्धता की। अब उसके बाद ये गोलाकार जीवाणु का निर्माण करता है। तो इसमें देखेंगे कि पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्या दिया है? पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? परागकण और वर्तिकाग्र का ऊपरी सतह पर, वर्तिकाग्र और ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड पर, पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला भाग। इसमें देखेंगे 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है? वर्तिकाग्र और ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड पर। आगे देखेंगे
अगला प्रश्न 16 नंबर क्या दिया है, पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें 4 लाइन दिया है, चारों लाइन में से सही लाइन का चुनाव करना है। पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ये तो ऐसे गलत लग रहा है। पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ये गलत है। अगला देखेंगे, दूसरा, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, ये सत्य है। उसके बाद ये पौधे सभी वर्गों में पाए जाते हैं, ये गलत है। उसके बाद निषेचन के बाद इसमें फल बनते हैं, ये सत्य बात है। इसमें देखेंगे 16वां का ऑप्शन डी में तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 नंबर दिया है, एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। इसमें 4 लाइन दिया है, चारों लाइन में इसे सही लाइन का चुनाव करना है। इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। एक लिंगी पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। इसमें पहला लाइन गलत है, पहला लाइन क्या होगा, गलत होगा। अब दूसरा लाइन क्या दिया है, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्रीकेसर, ये लाइन सही है। इनमें परागकण होता है, ये भी सत्य है। ये एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते, ये भी सही है, इसलिए 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला दिया है 18 नंबर, पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है, जिसमें 4 कथन दिया है। इससे 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, तो इसमें पहला लाइन क्या है, सही होगा। दूसरा क्या है, निषेचन एक अनिवार्य घटना है, ये भी सत्य है। अगला है तीसरा नंबर, इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है, ये भी सत्य है। ये चौथा ऑप्शन गलत होगा। इसमें देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा लाइन सही है, इसलिए 18 का सी सही होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया है, चित्र 8.1 में भाग ए, बी, सी और सी किस क्रम में होते हैं। तो इसमें सी क्या होगा, बी क्या होगा, ए क्या होगा, इसका चुनाव करना है इस फिगर में। तो इसमें देखेंगे प्रांकुर, प्रांकुर, इसमें ए बी सी का क्रम पहचानना है। तो ए क्या है, प्रांकुर है। उसके बाद बी क्या है, बीजपत्र है। सी क्या है, मूलांकुर है। सी क्या है, मूलांकुर है, इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर होगा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्या दिया है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के 2 जनकों से आता है। अनुवांशिक पदार्थ 2 भिन्न स्पीसीजों के 2 जनकों से आता है। आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है। इसमें देखेंगे कि 20 नंबर दिया है, 20 का ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के 2 जनकों से आता है। अगला देखेंगे 11 प्रश्न क्या दिया है, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि जीवित बना रहे। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि बनी रहे, वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, वृद्धि को बनाए रखें, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखें। तो 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस 21 के अकॉर्डिंग पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज को निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवधारी जनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाइए जिनका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। इसमें देखेंगे दूध के दांतों का टूटना, दूधा के दांतों का टूटना ये गलत होगा। कद का बढ़ना ये भी गलत होगा। आवाज का भारी होना ये सही होगा। ठीक है, जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो सबसे पहले जो संकेत मिलता है उसका आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। अगला देखेंगे 23 नंबर क्या दिया है, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है। शरीर की वृद्धि होता है, केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, आवाज में परिवर्तन आना, रजोधर्म। तो ध्यान से देखेंगे 23 का ऑप्शन डी होगा। स्त्रियों में कौन से अवस्था जनन के संकेत करता है, ये रजोधर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन डी 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे, पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है मैथुन प्रक्रिया में, शुक्राणु बनने में, युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, उपरोक्त सभी में। ऑप्शन देखेंगे ये इसमें शुक्राणु को बनने में, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 24 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्राणु को बनने में सहायता मिलती है। अगला देखेंगे 25 नंबर, यौना आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। जनन कोशिकाओं का निर्माण होना,
टेस्टोस्टेरोन का स्राव होना, अपरा का विकास होना, एस्ट्रोजन का स्राव होना। तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है, नहीं पूछ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन सी अपरा का विकास होना ये गलत है, मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही होगा, नहीं पूछ रहा है। उसके बाद एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो औरतों में होता है, लेकिन ये यौन एवं वृषण पुरुष के पास होता है, इसलिए ये 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, असत्य कथन की चुनाव करनी है। अगला 26 नंबर क्या दिया है, नर जननांगों में विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है। शुक्राणुओं के परिवहन के लिए वृषण और शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग। तो इसमें देखेंगे अगला लाइन दिया है वृषण, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 नंबर, 27 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। आतशक, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स जिसको बोला जाता है, गोनोरिया जिसको सुजाक कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे हेपेटाइटिस जो है यौन संक्रमण रोग नहीं है, यौन संक्रमण रोग नहीं है, इसलिए 27 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यही 27 बहुविकल्पी प्रश्न थे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।